वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में फेलियर ऑफ डेंटल रेस्टोरेशंस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज भी बताएंगे। इसलिए लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी से पहुँच जाए। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, जिसमें हम इसकी डेफिनेशन आज पढ़ेंगे और जनरल कॉजेज ऑफ फेलियर पढ़ेंगे। डेंटल अमलगम के फेलियर क्या हैं और डेंटल कंपोजिट के फेलियर क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। फेलियर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जो है अपनी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चले जाना। ठीक है, तो फेलियर क्या है? इट इज़ द इनएबिलिटी और इनएडिक्वेसी। अब किस चीज़ की जो है ये फेलियर है? डेंटल रेस्टोरेशंस की। तो फिर हम आगे इसमें जो ऐड कर देंगे, इट इज़ द इनएबिलिटी और इनएडिक्वेसी ऑफ द डेंटल रेस्टोरेशन और प्रोस्थेसिस टू परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। किसी भी प्रोस्थेसिस का, किसी भी डेंटल रेस्टोरेशन का, किसी चीज़ का नुक्स आ जाना, किसी चीज़ की इनएबिलिटी आ जाना जिस तरह हमने सोचा होता है लेकिन वो उस तरह नहीं होती। ठीक है, तो सक्सेस क्या है? फेलियर से पहले हमें सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिसमें हमारे पास डेंटल रेस्टोरेशन जो है वो सक्सेस की तरफ जाती है। वो किस तरह जाती है? अगर आपका रेस्टोरेशन जो है वो इंटेग्रल रहता है और अपनी प्लेस में रहता है। ठीक है, वो बिल्कुल सही सलामत रहता है और टूटता नहीं है, अपनी जगह से भी नहीं इधर उधर जाता, तो फिर वो जो है आपका क्या होगा? सक्सेसफुल डेंटल रेस्टोरेशन होगा। अगर उसके अंदर जो है एब्सेंस ऑफ रिकरेंस कैरीज है, कैरीज दोबारा होने के चांसेस नहीं हैं, उसकी मार्जिनल एक्यूरेसी और अडाप्टेशन है, उसकी परफेक्ट एस्थेटिक है। ठीक है, देखने में बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, और उसके अलावा जो है ये आपकी एनाटॉमी को परफेक्ट रखता है, मेंटेन रखता है, और उसके अलावा जो इसके एडजेसेंट और इसके नेबियरिंग और अपोजिंग टीथ होते हैं उनके साथ इसका रिलेशन भी गुड रहता है, और पेरियोडोंटल स्ट्रक्चर्स को भी जो है ये ख़राब नहीं करता। तो ये आपका जो प्रोस्थेसिस होगा, जो आपका डेंटल रेस्टोरेशन होगा, वो गुड होगा, सक्सेसफुल होगा, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है और सेटिस्फेक्शन के अंदर है। ठीक है, अब हमारे पास जो है फेलियर के कुछ जनरल काजेज़ हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, बल्कि पूछा ही जाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो जो फेलियर में जो है वजह बनते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इसके, इनहेरेंट फैक्टर्स जो पैदाइशी तौर पर या फितरी तौर पर होते हैं। इनमें क्या होता है? आपके ओरल कैविटी की कंडीशन थोड़ी सी टफ होगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस इसमें आ जाते हैं, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आ जाती है, पीएच साइक्लिंग आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है, उनकी ओवरग्रोथ आ जाती है, शेल्टर्स एंड स्टेगनेशन एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, तो पिक्चर में आप इसको देख लें। बाद हमारे पास इसके कुछ इंड्यूस्ड फैक्टर्स हैं। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी अपनी ही कोताही की वजह से इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने रेस्टोरेटिव मटेरियल की सिलेक्शन के दौरान किसी किस्म की कोई मिस जजमेंट, कोई गलती कर दी है, ठीक है, आपने जो है अच्छा रेस्टोरेटिव मटेरियल सेलेक्ट नहीं किया, उसके अलावा अगर आपने कैविटी को प्रिपेयर किया है और उसका डिज़ाइन आपने जो है वो जिस तरह होना चाहिए था, जितना रिक्वायर था, वो आपने उतना नहीं रखा, तो इनकरेक्ट डिज़ाइन की वजह से भी जो है डेंटल फेलियर हो सकता है। और रेस्टोरेशन की इम्परफेक्ट मैनिपुलेशन की वजह से, अगर आपने रेस्टोरेशन को सही तरीके से लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार नहीं किया हुआ। ठीक है, अब हम जो है डेंटल अमलगम की उस पर गुफ्तगू करते हैं कि ये किस तरह से फेल होती हैं। तो अमूमन जो है अमलगम की बात करें तो ये तकरीबन इसकी फिलिंग 10 साल तक भी चलती रहती है। ठीक है, और क्लिनिकल फेलियर इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिसमें रेस्टोरेशन जो है वो मज़ीद सर्विस के काबिल नहीं रहता, या फिर ये जो है एक ऐसा वक्त आता है जिसमें हमारा जो रेस्टोरेशन होता है, अगर उसको रिप्लेस ना किया जाए तो फिर वो सेवियर रिस्क परफॉर्म करता है। ठीक है, और फेलियर्स इन द अमलगम रेस्टोरेशन आर नॉट यूजुअली बिकॉज ऑफ द पुअर मटेरियल की वजह से जो है अमूमन अमलगम की फेलियर नहीं होती, बल्कि इसमें और बहुत सारे 6-7 फैक्टर्स हैं जो हम इसी वीडियो में जाके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उनकी वजह से जो अमलगम का फेलियर अकर होता है। एवरीथिंग डन फ्रॉम द टाइम ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन अंटिल रेस्टोरेशन इज पॉलिश्ड। कैविटी की प्रिपरेशन से लेकर आपके जो रेस्टोरेशन है उसके पॉलिश्ड होने तक हर चीज़ जो है वो डन की जाती है। अगर आपने कैविटी की प्रिपरेशन सही नहीं की, रेस्टोरेशन की पॉलिशिंग अच्छी नहीं की, तो फिर इसमें आपका जो है वो अमलगम फेल हो सकता है। ठीक है, इसमें जो है अमलगम फेलियर्स कैन बी, अमलगम फेलियर हमारे पास 4 किस्म के होते हैं। विजुअल लेवल पर होता है, विजुअल लेवल पर हमारे पास क्या आता है? सेकेंडरी कैरीज भी काज हो जाती हैं, मार्जिनल फ्रैक्चर आ जाते हैं, बल्क फ्रैक्चर आ जाता है, उसके अलावा दांत जो है वो आपका फ्रैक्चर कर जाता है, डायमेंशनल चेंजेस भी इसमें आ जाती हैं। फिर उसके बाद है माइक्रो स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर, इसमें क्या होगा? आपके पास क्रोजन एंड टार्निश आ जाता है। इसमें आपके दांतों का कलर, जहाँ जहाँ पे अमलगम फिलिंग होगी, आपके दांत जो है वक्त के साथ साथ जो है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपकी अमलगम फिलिंग होगी सिर्फ वही दांत।
अगर मार्जिनल लीकेज है तो साथ वाले दांतों का भी ये बेड़ा गर्क करेगी, ठीक है। स्ट्रेसेस एसोसिएटेड विद मैस्टिकेटरी फोर्सेस, और मैस्टिकेटरी फोर्सेस के थ्रू जो है कुछ इजाफी जो है स्ट्रेसेस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो है फिर अमलगम रेस्टोरेशन की वजह से पेन भी हो सकता है, पल्प इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेरिडोंटल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है इसमें। अमलगम फेलियर के हमारे पास 4 किस्म के जो है काजेज़ हैं जिनकी वजह से अमलगम फेल होती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है फॉल्टी केस सिलेक्शन, फिर फॉल्टी कैविटी प्रिपरेशन। फॉल्टी कैविटी प्रिपरेशन पॉइंट नंबर 2 इज़ सो इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में ये आ सकता है। फेलियर्स ड्यू टू द पुअर मैट्रिक्स अडाप्टेशन, पुअर मैट्रिक्स अडाप्टेशन की वजह से, और फेलियर्स ड्यू टू द फॉल्टी अमलगम मैनिपुलेशन, फॉल्टी अमलगम मैनिपुलेशन की वजह से, ठीक है। फेलियर्स ड्यू टू द फॉल्टी केस सिलेक्शन, फॉल्टी केस सिलेक्शन की वजह से क्या होगा? फॉल्टी सिलेक्शन में जो है, केस सिलेक्शन में क्या होगा, अगर आपने जो एक्सटेंसिव ओक्लूजल कैरीज आपके पास हैं, उसके अलावा जो वाइड ओपन कंटेक्ट्स हैं या फिर डिसिमिलर मेटल्स वगैरह हैं, तो ये 3 चीज़ें किस में आती हैं? फॉल्टी केस सिलेक्शन में आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है कैविटी प्रिपरेशन की अगर उसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट आ जाए तो ये एक सिंगल फैक्टर है ग्रेटर फेलियर का, ठीक है। हीले एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग 56% कैविटी होना चाहिए और 42% मैनिपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। और फॉल्टी कैविटी प्रिपरेशन जो है, इससे क्या होगा? रिकरेंस ऑफ द कैरीज एंड फ्रैक्चर्स, कि इसमें हमारे पास जो है ड्यूरिंग द कैविटी प्रिपरेशन द फेलियर अकर्स एट द वेरियस स्टेप्स। तो फेलियर जो है ये मुख्तलिफ स्टेप्स पर आती है जब हम कैविटी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। अगर हमने जो है अक्लूजल एक्सटेंशन इनएडिकेट दिया है, नामुनासिब हमने अक्लूजल एक्सटेंशन दे दी है, ठीक है, जितनी रिक्वायर थी हमने उतनी रखी नहीं या उससे आगे चले गए हैं, तो खसूसन पिट्स एंड फिशर्स वाले एरियाज़ के अंदर, तो फिर जो है इसमें कैरीज़ के दोबारा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पार्टिकुलरली हाई कैरीज रिस्क इंडिविजुअल्स। और उसके बाद जो है इनएडिकेट एक्सटेंशन ऑफ प्रॉक्सिमल बॉक्स, अगर आपने जो प्रॉक्सिमल बॉक्स जो तैयार किया होता है कैविटी प्रिपरेशन का, तो अगर उसमें जो आपने इनएडिकेट एक्सटेंशन दे दी है खसूसन एम्ब्रेजेस वाले जो है एरिया के अंदर, तो फिर जो है उसमें हमारा क्या होता है कि ब्रशिंग और क्लीनिंग जो है हम उस तक जो है नहीं पहुंच पाते, उस ब्रशिंग भी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सेकेंडरी कैरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर जो है आपने कैविटी की प्रिपरेड वाल्स को ओवर एक्सटेंड कर दिया है, ओवर एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी प्रिपरेशन वाल्स जितनी चाहिए थी आप उससे आगे चले गए, तो इससे क्या होगा? तो इससे ये होगा कि आइडियल फेशियोलिंगुअल विड्थ ऑफ द कैविटी इज 1/4 ऑफ द इंटरकस्पल डिस्टेंस। जो आइडियल फेशियोलिंगुअल विड्थ जो इसकी होती है कैविटी की, वो तकरीबन 1/4 होनी चाहिए इंटरकस्पल डिस्टेंस की, ठीक है। अगर आपकी विड्थ 1/2 से ज़्यादा है तो फिर इसमें आपकी कैपिंग जो होगी वो कंसीडर की जाएगी। क्राउन वगैरह इसमें जो है वो फिलिंग करवाने के बाद कहते हैं कि करवा लें दांत इसका जो मजबूत रह जाएगा। अगर आपका विड्थ 2/3 से ज़्यादा चला गया तो इसमें कैपिंग फिर मस्ट है, 100% आपको करानी ही करानी होगी, ठीक है। अच्छा, चांस ऑफ फ्रैक्चर क्यों इसमें बढ़ जाते हैं? वजह क्या होती है कि इसमें आपका जो रेस्टोरेशन है वो एज अ वेज के तौर पे काम करता है, और जिसकी वजह से जो है ये अपोजिंग जो कस्प्स होते हैं उनको जो है ये अपार्ट कर देता है। अब कैपिंग के दौरान आपके पास जो अमलगम की थिकनेस होगी फंक्शनल कास्प के ऊपर वो 2 mm रहेगी, और नॉन फंक्शनल कास्प पे जो है वो उसका थोड़ा सा इससे 0.5 जो है कम की जाएगी, यानी कि 1.5 mm रखी जाएगी, ठीक है। अमलगम जो है, अमलगम कैविटी शुड हैव मिनिमम डेप्थ, अमलगम कैविटी की जो डेप्थ होगी वो बहुत कम होनी चाहिए, यानी कि 1.5 mm की होनी चाहिए, ताकि ये जो एक बल्क दे और रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर दे, ठीक है। अगर आपका पल्पल फ्लोर फ्लैट नहीं है तो इससे आपका जो रेस्टोरेशन होगा वो वेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपका दांत फ्रैक्चर हो सकता है, नीचे पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैवो सरफेस एंगल बट जॉइंट भी इसको बोलते हैं, इसमें क्या होगा? अगर ये तो है एक्यूट, फिर तो ये जो है टूथ फ्रैक्चर देगा। अगर ये जो है बेनोक है, ऑप्टस है, तो फिर ये क्या करेगा? कोलैप्स करेगा मार्जिनल अमलगम को, जो आपका मार्जिनल अमलगम होगा उसको क्या करेगा? बिखेर देगा, ठीक है, टूट जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमारे पास आता है इनएडिकेट प्रॉक्सिमल रिटेंशन फॉर्म या नैरो एस्थमस, एस्थमस का मतलब होता है मिलाने वाला हिस्सा। अगर आपकी जो प्रॉक्सिमल रिटेंशन फॉर्म है वो इनएडिकेट है तो इससे जो है आपका एस्थमस पोर्शन होगा उस पर फ्रैक्चर अकर होगा। अगर आपके पास एक्सटेंसिव मीजियोडिस्टल एक्सटेंशन है तो इसमें क्या होगा? इनेमल का जो मार्जिनल रिज होगा उसकी अंडरमाइनिंग की वजह से जो है फ्रैक्चर हो जाएगा, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनेमल की अंडरमाइनिंग की वजह से क्या होगा? फ्रैक्चर आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास है इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ
कैरियस टूथ मटेरियल, अगर आपके पास कैरियस टूथ मटेरियल था और उसको आपने सही तरीके से रिमूव नहीं किया तो इससे आपका अमलगम रेस्टोरेशन फेल हो सकता है और कैरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास है ड्यू टू द पुअर मैट्रिक्स अडाप्टेशन। ठीक, इसमें हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर कंटेक्ट्स एंड कंटर इन द रेस्टोरेशन ऑब्टेन्ड बाय द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के थ्रू आपने प्रॉपर कंटेक्ट्स लेने होते हैं और प्रॉपर कंटर लेना होता है। ठीक है, अब उसके बाद है इनस्टेबिलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स की इनस्टेबिलिटी आ गई है तो फिर इससे क्या होगा, आपका रेस्टोरेशन जो है वो डिस्टार्ट हो जाएगा और ग्रूस मार्जिनल एक्सेस होगा एंड कंडेंस्ड सॉफ्ट अमलगम विद वॉइड्स। और इसमें जो है आपकी जो सॉफ्ट अमलगम होगी कंडेंस्ड की हुई, इसमें जो है खाली जगह फिर बन जाएंगी। सर्वाइकल एक्सेस कैन रिजल्ट। ठीक है, सर्वाइकल एक्सेस कैन रिजल्ट इन द पेरियोडोंटल इरिटेशन। अगर जो है अमलगम सर्वाइकली एक्सेस कर गई है तो इससे पेरियोडोंटल डिजीज क्रिएट होगी और पेरियोडोंशियम भी हो सकती है और इसमें पेरियोडोंशियम की जो है डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास है चौथा पॉइंट, ड्यू टू द फॉल्टी अमलगम मैनिपुलेशन। अगर आपने अमलगम को सही तरीके से बनाया नहीं है, मैनिपुलेट नहीं किया, उसमें मरकरी रेशो आती है, अगर तो रेजिडुअल मरकरी जो है वो 55% से एक्सेस करती है तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अंडर ट्रिचुरेशन के अंदर क्या होगा कि सॉफ्ट पाउडरी नॉन कोहेरेंट मिक्सचर बनेगा। ठीक है, और ओवर ट्रिचुरेशन की वजह से क्या होगा, ब्रिक ऑलरेडी फॉर्म्ड मैट्रिक्स। कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है कि कंडेंसेशन टू इंश्योर अमलगम रीच ऑल पार्ट्स। कंडेंसेशन का पहली लाइन में जो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें जो उसका एम बता रहा है कि कंडेंसेशन का मकसद ये होता है कि आपने जो कैविटी को प्रिपेयर किया है उसमें जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा रेस्टोरेशन का, उसमें वो क्या है, वो कि पूरी वाइड्स के अंदर खाली जगह के अंदर जो है वो आपका मटेरियल पहुंच जाए। तो उसमें पहले पॉइंट में ये उसका ये बता रहा है। दूसरे में क्या करें, अगर लार्जर कैविटी है तो फिर मल्टीपल मिक्सचर आपने जो है उसमें यूज़ करना होगा होमोजीनियस रेस्टोरेशन का। स्मॉल इंक्रीमेंट्स, याद रखिएगा अमलगम जो होती है उसको आपने कंडेंस्ड स्मॉल इंक्रीमेंट्स में करना होता है। ठीक है, स्मॉल इंक्रीमेंट्स यानी कि छोटे छोटे हिस्से उसके बना के हर हिस्से को फिर आपने कंडेंस्ड करना होता है। इससे वो एक तो अपनी खाली जगहों पर पहुंच जाती है और सही तरीके से कंडेंस्ड हो जाती है। मैकेनिकल कंडेंसर्स भी इस्तेमाल होते हैं लेकिन हाई फोर्सेस की वजह से उसमें जो इनेमल मार्जिन्स हैं उनके फ्रैक्चर आ सकते हैं। फिर है फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग। फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग की अगर हम बात करें तो अमलगम को आपने जो है जेंटली फिनिश करना होता है। ठीक है, एक्सेस पर लाइक overhangs and thin flakes of the amalgam on the margins can fracture easily which can leave the cervical in the vulnerable areas। ठीक है, vulnerable areas तो यानी कि अगर आपकी ओवरहैंगिंग हो गई है या फिर जो है थिन फ्लैक्स हो गए हैं अमलगम रेस्टोरेशन के मार्जिनल हिस्सों के ऊपर तो इससे जो है फ्रैक्चर इजीली हो सकता है। ठीक है, और ये जो है अमूमन वल्नरेबल एरियाज़ के अंदर अमूमन ऐसा होता है। और पॉलिशिंग शुड बी डन जुडिशियसली, आपने सोच समझ कर बड़े तरीके के साथ आपने पॉलिशिंग करनी होती है। टेम्परेचर जो है ताकि वो 65 से अबव ना करे, क्योंकि 65 से अबव करेगा या उससे आगे चला जाएगा तो फिर मर्करी रिलीज होगी, मर्करी रिलीज होगी तो इसकी वजह से जो है डिफेक्टिव रेस्टोरेशन होगी। ठीक है, अब जो है रिपेयर, हम अमलगम के रेस्टोरेशन को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। मुनासिब किस्म की अप्रोप्रिएट डेप्थ और रिटेंशन फार्म हमने जो है जनरेट करनी होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर हमने जो है एन अदर मैट्रिक्स मस्ट बी प्लेस्ड। अ न्यू मिक्सचर ऑफ द अमलगम कैन बी कंडेंस्ड डायरेक्टली इनटू द डिफेक्ट। जहाँ पे डिफेक्ट आया हुआ है वहाँ पर आपने डायरेक्टली जो है अमलगम का नया मिक्सचर डाल के उसको जो है क्या करना होगा, कंडेंस करना होगा एंड विल एडहर टू द अमलगम ऑलरेडी प्रेजेंट। और वो जो अमलगम ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ जो है ये क्या करेगा, चिपक जाएगा, एडहर करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग करेगा। अगर अमलगम जो है मुकम्मल तौर पर बॉन्डेड हो चुकी है तो फिर आपने केयरफुली कंडीशंस एंड अप्लाई एडहेसिव टू द एक्सपोज टूथ स्ट्रक्चर। तो फिर आपके पास जो टूथ स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड है फिर आपने उसके साथ क्या करना है, एडहेसिव्स उसको कुछ अप्लाई करने हैं प्रिपरेशन के अंदर। अब हमारे पास है फेलियर ऑफ डेंटल कंपोजिट। तो इसमें भी कुछ हमारे पास काजेज़ हैं जिनकी वजह से जो है फेलियर अकर होती है। इनकम्प्लीट रिमूवल ऑफ कैरियस लेयन, अगर आपने दांतों पर से जो है कैरियस लेयन सही तरीके से रिमूव नहीं किया या उसके अलावा आपने एचिंग इनकम्प्लीट की है या फिर अपने दांतों की सरफेस पर से रेजिडुअल एसिड को रिमूव नहीं किया या इम्प्रॉपर रिमूव किया है तो उसकी वजह से डेंटल कंपोजिट फेलियर हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास बॉन्डिंग एजेंट आपने एक्सेस किया या डेफिशिएंट किया तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लगा दिया या बहुत कम लगा दिया, ठीक है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने नहीं लगाया तो इससे भी आपका डेंटल कंपोजिट फेलियर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं कर पाए या कंपोजिट आपकी फिंगर्स के साथ या स्लाइवा के साथ पेशेंट के जो है कंटामिनेट हो गया तो उसकी वजह से भी जो है फेलियर अकर होता है। बल्क प्लेसमेंट टेक्निक की वजह से, ठीक है, जब पॉलीमराइजेशन हो रही होती है कंपोजिट की
उसके अलावा जो अगर आपका पॉलीमराइजेशन मेथड प्रॉपर नहीं है, अगर आपने इनकम्प्लीट फिनिशिंग की है या इनकम्प्लीट पॉलिशिंग की है कंपोजिट की, उसकी वजह से भी जो है फेलियर अकर हो जाती है। उसके अलावा जो आप दांत रिस्टोर कर रहे थे उसमें आपकी अक्लूजन जो है वो परफेक्ट नहीं है, इनएडिकेट अक्लूजन की वजह से भी जो है आपका कंपोजिट जो है वो फेल हो सकता है। अब हमारे पास है काजेज ऑफ कंपोजिट फेलियर्स के अंदर फॉलोइंग फेलियर्स आर कॉमनली सीन इन द कंपोजिट रेस्टोरेशंस विद द टाइम। वक्त के साथ साथ जो है कंपोजिट रेस्टोरेशन के अंदर किस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं या उसकी फेलियर होने की वजह से, तो उसमें क्या हो जाता है जिस तरह आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो डिस्कलरेशन हो जाती है, प्लैक की अकामुलेशन हो जाती है, लॉस ऑफ कंटेक्ट हो जाता है, ठीक है, सेकेंडरी कैरीज बढ़ जाती हैं, ग्रूस फ्रैक्चर्स ऑफ द रेस्टोरेशन, जो आपके पास रेस्टोरेशन है उसमें ग्रूस फ्रैक्चर आ जाते हैं। उसके अलावा जो है पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, फ्रैक्चर ऑफ द मार्जिन्स और मार्जिन्स के फ्रैक्चर्स भी इसमें अकर हो जाते हैं, ठीक है। बाद है मार्जिनल डिफेक्ट इन द कंपोजिट रेस्टोरेशन। मार्जिनल डिफेक्ट कंपोजिट रेस्टोरेशन में किस तरह के होते हैं? मार्जिनल डिफेक्ट इन द कंपोजिट रेस्टोरेशन कैन बी अकर इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। मार्जिनल डिफेक्ट हमारे पास जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में आते हैं। इनमें हमारे पास जो है वो एक्सेस मटेरियल की वजह से जो है सरफेस फ्रैक्चर भी हो सकता है। वॉइड्स यानी कि खाली जगहें किस में बनती हैं इन द रेस्टोरेशंस बिकॉज ऑफ द एयर इंट्रैपमेंट। हवा के इंट्रैपमेंट की वजह से जब हम प्लेसमेंट उसकी कर रहे होते हैं कंपोजिट की, तो उसमें जो है एयर इंट्रैपमेंट की वजह से वॉइड्स आ जाते हैं रेस्टोरेशन के अंदर। कंपोजिट वेयर रिजल्टिंग इन द प्रोग्रेसिव एक्सपोयर ऑफ द एक्सियली डायरेक्टेड वाल। जो आपकी एक्सियली डायरेक्टेड वाल होगी उसमें क्या होगा, जो एक्सपोयर होगा और गैप्स फार्मेशन, ठीक है। तो इन चार चीज़ों की वजह से जो है ये आपके मार्जिनल डिफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो है गाइडलाइंस टू मिनिमाइज द कंपोजिट फ्रैक्चर। अब कंपोजिट के फ्रैक्चर को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए? द टूथ प्रिपरेशन शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना हो सके आपने दांतों की जो कैविटी की प्रिपरेशन होती है या जो आप दांतों को प्रिपेयर कर रहे हैं रेस्टोरेशन के लिए, तो वो कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। अवॉइड द शार्प इंटरनल लाइन एंगल्स। आपने जो है शार्प इंटरनल लाइन एंगल्स से अवॉइड करना होता है, जिसकी वजह से जो है स्ट्रेस कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। डीपर प्रिपरेशन शुड बी गिवन द बेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या GI सीमेंट। अगर आप डीपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपने जो उसमें बेस देनी होगी वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की या फिर ग्लास एनोमर सीमेंट GIC सीमेंट की आपने जो है वो GIC भी इसको बोलते हैं, उसकी आपने लाइनिंग करनी होती है। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इज़ टू बी फॉलोड। आपने जो स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इसमें देनी होगी, आइसोलेशन इसमें बहुत ज़रूरी है। अवॉइड द इनएडिकेट क्योरिंग। इनएडिकेट क्योरिंग से भी आपने अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो है हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन हो सकता है कंपोजिट का। आपने जो है कंपोजिट को स्मॉल इंक्रीमेंट्स के अंदर जो है उसको इस्तेमाल करना होगा, और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इंक्रीमेंट्स को उठा रहे हैं वो टेफ्लॉन के साथ कोटेड होने चाहिए, ठीक है। आपने प्रॉक्सिमल बॉक्स को जो है वो सेपरेटली फिल करना होता है और आपने एक प्रॉपर कंटेक्ट एरिया प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। वहाँ पर एक प्रॉपर कंटेक्ट एरिया क्रिएट करना होता है। कंपोजिट स्पेशली एट द बिवेल्ड एरियाज, स्पेशली एरियाज जिनके बिवेल्ड एरियाज जो हैं वो आपके पास, उनमें आपने कंपोजिट को क्या करना होगा, शुड बी फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड प्रॉपरली। आपने उनको जो है कंपोजिट को बिवेल्ड एरियाज के अंदर प्रॉपरली फिनिश करना है और प्रॉपरली पॉलिश करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है प्रिपेयरिंग द कंपोजिट रेस्टोरेशन। प्रिपेयर इस तरह से होगा, रेस्टोरेशन इज इंडिकेटेड फॉर द रिप्लेसमेंट व्हेन एनी ऑफ द फॉलोइंग अकर्स। अगर इनमें से कोई एक भी कोई चीज़ अकर हो जाती है, सेकेंडरी कैरीज अकर हो जाती हैं या एस्थेटिक्स की ज़रूरत पड़ जाती है या पल्पल पैथोलॉजी की प्रेसेंस आ जाती है, तो फिर आपने जो है अपनी कंपोजिट को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा, ठीक है। If a patient presents with the composite restoration that has localized defect, अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसका जो है कंपोजिट रेस्टोरेशन है और उसके अंदर किसी किस्म का कोई लोकलाइज्ड डिफेक्ट आ गया है, तो फिर आपने क्या करना होगा, ईजिली एक्सेसिबल एरियाज में बी रिफरेंट विद द डायमंड स्टोन। तो इसमें जो आपके पास जहाँ तक आपकी एक्सेस जाती है, तो जो डिफेक्टिव एरिया होगा उसमें आपने डायमंड स्टोन की मदद से उसको क्या करना होता है, रफ करना होता है। द एरिया इज़ एचड, आपने उस एरिया को एचड करना होता है। प्राइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डेंटिन आपकी एक्सपोज्ड हो जाए, MCQs है। और फाइनली द कंपोजिट इज़ इंसर्टेड, फिर उसके बाद आपने कंपोजिट को इंसर्ट करना होता है, उसकी शेपिंग देनी होती है और उसको पॉलिश कर देना होता है, ठीक है। द डिफेक्ट इज़ नॉट ईजिली एक्सेसिबल। चलो ये तो पिछला हमने पढ़ लिया कि अगर आपका डिफेक्ट जो है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आपका डिफेक्ट इजीली एक्सेसिबल नहीं है, ऐसे एरिया में जहाँ पे आपकी एक्सेस नहीं जा सकती, तो फिर टूथ प्रिपरेशन मस्ट बी क्रिएटेड
तो आपने फिर जो है दांतों की प्रिपरेशन करनी होगी। दैट एक्सपोजेज द डिफेक्ट एरिया, आपने इस तरह से दांत को प्रिपेयर करना होगा कि जो आपका एक्सपोज्ड एरिया है वो नज़र आए, ठीक है। एंड मैट्रिक्स में बी नेसेसरी, और इसमें जो है मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ सकती है। प्लेसमेंट ऑफ द एचेंट प्राइमर एंड एडहेसिव, फिर इसमें आपने जो है एचेंट लगाना होता है और प्राइमर इसमें डालने होते हैं और फिर एडहेसिव वगैरह ऐड करने होते हैं, ठीक है। कंपोजिट इज़ देन परफॉर्म, फिर उसके बाद आपने जो है कंपोजिट को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। अगर कहीं पर कोई खाली जगह जो है वो नज़र आ जाती है या डिटेक्ट हो जाती है, इफ़ अ वॉइड इज़ डिटेक्टेड मोर कंपोजिट कैन बी एडेड डायरेक्टली इनटू द वॉइड एरिया, फिर आपने क्या करना होता है, खाली जगह वाले जो एरिया होते हैं उनमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने कंपोजिट डाल देनी है, ताकि जहाँ जहाँ पर जो है वो कंपोजिट जाना चाहे वो आसानी से जाए। फिर आपके पास जहाँ पे जो बचेगा ऊपर वाला मटीरियल उसको आपने सेट कर देना है। दिस मटेरियल्स विल बॉन्ड, ये मटेरियल जो है ये बॉन्ड किस तरह करेंगे, क्योंकि वॉइड एरिया के अंदर जो है ऑक्सीजन इनहिबिटेड सरफेस लेयर बन जाती है दैट परमिट द कंपोजिट एडिशंस, जो कि कंपोजिट जो हमने ऐड किए होते हैं उसको क्या करती है, परमिट करती है। अगर हमारे पास किसी भी किस्म की वजह से इफ़ हाउएवर एनी कंटोरिंग हैज़ अकर्ड, अगर किसी किस्म की वजह से कोई कंटोरिंग अकर हो जाती है, द ऑक्सीजन इनहिबिटेड लेयर में बी रिमूव्ड, और ऑक्सीजन इनहिबिटिंग लेयर रिमूव हो जाती है या फिर जो है वो अल्टर्ड हो जाती है, एंड द एरिया मस्ट बी री एचड एंड एडहेसिव प्लेस बिफोर एडिंग मोर कंपोजिट, तो फिर जो है आपने कंपोजिट डालने से पहले दोबारा उस एरिया को एचड कर देना है और फिर उसमें जो है एडहेसिव प्लेस कर देनी है, ठीक है। कंक्लूजन क्या है ओवरऑल हमारी डिस्कशन का? कंक्लूजन ये है, द क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस ऑफ द डेंटल रेस्टोरेशन इंक्लूड मैनी फैक्टर्स, जो हमने पीछे फैक्टर्स पढ़े। फेलियर जो है वो दो तरह की हो सकती है हमारे पास, जो हमने पीछे पढ़ी, इनहेरेंट फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है और इंड्यूस्ड फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। अमलगम की अब बात कर रहे हैं कि अमलगम जो है वो अपने पुअर मटेरियल्स की वजह से नहीं होती, बल्कि उसमें हम जो कैविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर डिफेक्ट आने की वजह से जो है वो रिमूव वहाँ पर फेलियर अकर हो सकता है। द टूथ प्रिपरेशन शुड बी केप्ट एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना हो सके आपने जो है मुनासिब तरीके से कैविटी को स्मॉल से स्मॉल रखना होता है, सिंस द कंपोजिट इन द बल्क लीड टू द फेलियर। कंपोजिट स्पेशली एट द बिवेल्ड एरियाज शुड बी फिनिश्ड एंड पॉलिश्ड प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।